तो आज उस आर्टिकल से आगे चलते हैं एंड मूव ऑन टू द आइडिया कि भाई अगर दो लेंस के बीच में गैप डाल दें, डिस्कस तो हमने कल ही करा था, दो लेंस के बीच में गैप डाल दें तो फिर वो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो हमने लगाया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि अब हम ये एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि दोनों लेंस का ऑप्टिकल सेंटर सेम, तो दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में गैप आ जाएगा एंड सो वी विल हैव टू एक्चुअली मॉडिफाई अवर रिलेशन। मैंने वैसे तो बोल दिया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन को आप बिना किसी फॉर्मूले के, मतलब कोई नया फॉर्मूला बनाए जाने से बेहतर है कि आप मल्टीपल टाइम्स लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बट देन सिंस द बुक्स आर गोइंग टू मेंशन द रिजल्ट, सो यू विल कम अक्रॉस इट एंड यू विल फील दैट ये काश मुझे पता होता। सो लेट्स वेंचर इनटू दैट पर्टिकुलर आइडिया। उससे पहले एक बढ़िया सा पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि अपने पुराने आर्टिकल पे बेस्ड है। पुराना आर्टिकल मतलब सदाबहार आर्टिकल जो कि ऑप्टिक्स में सब जगह घूमता रहता है, एंड दैट्स अ डेविएशन ऑफ द लेंस। सो नथिंग न्यू फॉर अस, हमें पता है कि लेंस जो है वो डिविएट करेगा। सो हमने सोचा देख ही लेते हैं कि कितना डिविएट करेगा। सो वी डिसाइडेड कि भाई ऐसा है कि मान लो कि हमारा लेंस है एंड दैट्स ऑप्टिकल सेंटर और ये उसकी अपर्चर एक्सिस है, and now we have a ray of light which is coming and hitting it at some point. अब वैसे तो हमने पहले बोला हुआ है कि एक्चुअली में एपर्चर छोटा होता है, ये हमने पहले बोला हुआ है, पर फिर भी ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रे ऑफ लाइट हिट कर रही है, पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट। तो वो जिस हाइट पे हिट कर रही है उस हाइट को एच एज्यूम कर लें, जिस हाइट पे वो रे ऑफ लाइट आ रही है, और बाकी तो पुरानी नॉलेज है that this is a ray of light parallel to the principal axis. So after refraction from the lens, it is going to pass through principal focus, which means that the path of this light is going to be passing through this point, which is nothing but the principal focus. और ये इसका optical pole है. So nothing unusual in it. मतलब पता ही अपने को है ना, ray of light parallel to principal axis after refraction passes through the principal focus. So what is new? न्यू कुछ नहीं है तो ये भी पुराना, पर ऑब्जर्वेशन है। What is observation? कि भाई अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइट इंफिनिटी से आ रही थी, इंफिनिटी को चली जाती, बट लेंस था तो ये रे कन्वर्ज हो गई, नहीं डिविएट हो गई। सो द अमाउंट ऑफ द डिविएशन प्रोड्यूस इज इजीली विजिबल, कितनी है डेल्टा, जैसा अमाउंट ऑफ द डिविएशन व्हिच इज प्रोड्यूस ओवर हियर। अब क्योंकि हमने ज्योमेट्री इतनी सुंदर बना ली है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया है और ये हमारा डिविएशन एंगल हो गया। तो भाई ये वाला ट्रायंगल लगाने का मन कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को m ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो इन दिस स्मॉल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई दैट tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस साइड, अरे ये साइड तो h के बराबर है, एंड डिवाइडेड बाय दिस साइड, पर ये तो फोकल लेंथ के बराबर है, सो दैट्स h अपॉन h. So we are getting something meaningful over here. We have tan of delta as equal to h by f. तो मुझे ध्यान आया रेस सुपर एक्सियल है और एपर्चर स्मॉल है, मतलब h कम होगा क्योंकि एपर्चर स्मॉल है ना, और रेस भी पैराक्सियल है, मतलब p के आसपास हिट करेंगी। पैराक्सियल का मतलब क्या होता है, तो ऑप्टिकल पोल के आसपास हिट करेंगे, इसका मतलब h की वैल्यू घट आएगी, तो मतलब ये घट आएगा, तो मतलब tan डेल्टा छोटा होगा। That means I can write this as the amount of the deviation as equal to simply h upon f as my expression. Simple. अच्छा एक और चीज, पहले डिविएशन का फॉर्मूला तो मेरे को मिल गया, that's equal to h upon f. अब डिविएशन का फॉर्मूला मैं लेकर कहां से आऊं, तो मैंने ध्यान से देखा, मुझे ऐसा लगा, I just thought कि what if I consider कि ये एक प्रिज्म है, ऐसा लगा मुझे, हाँ, और इसका ये एंगल और उसको मैं एंगल ए मानूं, मतलब थॉट प्रोसेस था ऐसा ही कि अगर मैं इसको ये वाला एंगल इसको मैं ए मानूं तो मुझे डिविएशन का फॉर्मूला पता है किसके लिए। अच्छा मैंने पहले सोचा ये कौन सा लेंस है, तो मुझे याद आया कि मैं तो इस तरीके के लेंस के जीवन में हूं
किस लेंस के जीवन में हूं? थिन लेंस पे। अच्छा, तो थिन लेंस किससे बनेगा? थिन प्रिज्म से। अच्छा, तो थिन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला मेरे को पता था। सो दिस इज approximated to the idea of the thin prism, और थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का एक्सप्रेशन मेरे को याद है, mu minus 1 into a, and so if I substitute here, so this expression works upon as mu minus 1 into a as equal to h upon f, and so I can find the focal length as equal to h upon mu minus 1 into a, and that's what is a previous year question. Not just previous year, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट धमाकेदार क्वेश्चन है, ग्रेड क्वेश्चन है। दो आर्टिकल्स को मिक्स करके, एक्चुअली आर्टिकल एक ही है, पर हमें लगता है दो है। मतलब हमें लगता है कि थिन प्रिज्म का आर्टिकल अलग है, हमें लगता है कि थिन लेंस का आर्टिकल अलग है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी ओवर द लास्ट 11 एक्सटेंडेड लेक्चर्स हमने इस बात को सीखा है, समझा है कि भाई ये सारी कहानी एक ही है, एंड अ कॉमन एंटिटी व्हिच मेक्स अस बिलीव कि ये सारी कहानी सेम है, that is idea of the deviation. So the prism we recapitulate कि deviate करता था, और ये अपना लेंस जो है वो भी क्या करता है? deviate ही कर रहा है। So we thought of actually amalgamating the idea, mixture कर लिया, एग्जामिनर भी ऐसा सोचते हैं, हमने भी ऐसा सोच लिया। Now in short, I have an expression which is riding on me now. This is kind of an expression which I can manipulate and use. मतलब इसको मैं यूज कर सकता हूँ आगे आने वाले सवालों में भी, क्वेश्चंस में भी। So you also keep this as an asset, right? This is an asset formula. An asset formula for what? To get to the next slide, to talk about the combination of the lenses. Which combination? जो distant apart है, जैसे टेलीस्कोप में होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में होते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो लेंस है जिनको ऑब्जेक्टिव और आईपीस बोलते हैं, उसको आपने सटा के चिपका के रखा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही है कि आपके पास दो लेंसेज है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो मैग्नीफाइंग लेंस होता है। लेकिन आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसमें फिर से दो लेंसेज है जिनको फिर से क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऐसा नहीं कि चिपका के रखा, दोनों के अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, दोनों के बाउंडेड सिलेंडर्स अलग होते हैं, व्हिच मींस दे आर एट अ डिस्टेंस। जैसे कि ऐनक पहनने, चश्मा पहनने और हमारी आंखों का लेंस हो तो उनके बीच में गैप होगा। So many practical scenarios can be there which makes us bound to study this particular idea that we have the two lenses which are separated by some distance और उनकी principal axis same। सुनना ध्यान से जो बोला, I have this as one of my lens और ये उसका optical center है, and the second lens has its optical center on the same principal axis. So that's my second lens, right? So inki principal axis same. The question will get more difficult, more applicative if somehow you get a question जिसमें optical axis हिली हुई, मतलब लेंस को literally ऊपर नीचे करा हुआ, that will count for some more intricacy. और ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए, there has been a previous question based upon this idea also. जैसे कि इसके ऊपर अब दो लेंसेज हो गए, इनके सेंटर टू सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सेपरेशन है। सो लेट्स से दिस इज लेंस L1 एंड लेंस L2, इसको ऑप्टिकल सेंटर P1, इसको ऑप्टिकल सेंटर P2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने D एज्यूम कर लिया, लाइक दिस, एंड वी हैव द एपर्चर ऑफ इट, दोनों के एपर्चर बना ले। सो दैट्स द एपर्चर ऑफ इट। ग्रेट, नाउ व्हाट यू डू, अब रे ऑफ लाइट लेकर आओ, कहां से? सूरज से, मतलब बहुत दूर से। सो ब्रिंग इन द रे ऑफ लाइट व्हिच हिट्स द फर्स्ट लेंस ओवर हियर, कहां? एट द हाइट ऑफ H1, it hits the first lens. So what is the lens going to do? Nature of lens converging है, तो deviate करेगा, so it deviates. So it deviated the ray of light and it moves. So what is the amount of the deviation? इस लाइन को extend कर लेते हैं, right? So this is the amount of the deviation which is produced by the first lens, उसको मैं delta 1 है। ये नहीं तो ray of light सीधी निकल जाती,
और ये वाला लेंस बीच में लगा दिया, उसकी वजह से रे ऑफ लाइट डिविएट कर गई कितने अमाउंट से, डेल्टा 1 से। मेरे को डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई है कितना, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ मुझे पता है कि कितनी f1 है। सो द वैल्यू फॉर द डेल्टा 1 फ्रॉम जस्ट नाउ एक्वायर्ड नॉलेज, अभी अभी सीखी मैंने कि डेल्टा 1 कैसे लिखना है, दैट्स h1 अपॉन f1, दैट्स द डेल्टा 1 फॉर्म। ग्रेट। अब क्या हुआ, अब आगे की कहानी। अब मान लो कि ये लेंस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट जाके कहीं यहाँ पे कन्वर्ज कर जाती, पर ऐसा हुआ नहीं कि मतलब इसको ये कन्वर्जेंस यहाँ कहीं मिलती जाके, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे और कन्वर्जेंस हो गई और रे ऑफ लाइट फाइनली यहाँ जाके कन्वर्ज हो गई। सो दैट कॉल्स फॉर अनदर डिविएशन कि भाई इस वाले लेंस ने अपनी फोकल लेंथ के हिसाब से और डिविएशन प्रोड्यूस करा है एंड द डिविएशन इज ऑफ द अमाउंट डेल्टा 2। तो मुझे डेल्टा 2 की वैल्यू भी पता है। अब डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, वो इससे मिलेगी कि रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे ना कितनी हाइट पे हिट करेगी। बोलोगे सर यहाँ पे ना छोटा मोटा एंगल भी है, मैंने कहा होगा पर वो एंगल बहुत छोटा है ना, तो वो जो ओब्लिकनेस है उसकी वो टैन डेल्टा में नहीं है, क्योंकि मैंने डिविएशन देख लिया था, टैन डेल्टा h/f है और टैन डेल्टा को डेल्टा लिख लिया था। सो सीधा डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी h2 अपॉन f2। h1 हाइट पे ये रे ऑफ लाइट गिरी और h2 हाइट पे इस लेंस पे लाइट इंसिडेंट हुई। सो द अमाउंट ऑफ द डिविएशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू h2 अपॉन f2। दैट्स सो सिंपल। अब ये दोनों क्लॉकवाइज है क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग है ना, अगर वो वाला डाइवर्जिंग होता तो मैं समझा चुका हूं कल के सेशन में भी कि वो डिविएशन रिवर्स हो जाता, तो आपका डेल्टा 1 पॉजिटिव हो जाता है, डेल्टा 2 नेगेटिव, सिंपल हो जाता। और उसको ऐसे भी सोच सकते हैं ये h1 अपॉन f1 है, तो f1 पॉजिटिव होता और f2 नेगेटिव हो जाता, क्योंकि कॉनकेव लेंस होता तो वो नेगेटिव हो जाता, तो अपने आप नेट डिविएशन माइनस करके आता। उसका मतलब क्या होता, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, फिलहाल दोनों क्लॉकवाइज। सो द ओवरऑल डिविएशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एक बात आप मान के रखोगे कि थ्रू आउट द लेक्चर्स आई हैव मेंटेन्ड दिस आइडिया कि भाई रे ऑफ लाइट सिर्फ डिविएट करती है और इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर, मतलब इनडायरेक्ट कुछ और पूछा जा रहा है पर मुद्दा वही है। द आइडिया इज holistically same, that is deviation. Add the deviation in the same sense h1 upon f1 plus h2 upon f2। लेकिन अब मुझे इतनी मेहनत का डायग्राम बनाने का मन नहीं है, मतलब मैं चाहता हूं कि भाई ये दोनों डिविएशन मुझे ना देखनी पड़े, मैं चाहता हूं कि इन दोनों लेंस को उड़ा दो और एक सिंगल लेंस लेकर आओ, और वो जो सिंगल लेंस है उसका क्या काम है कि वो यहीं पर जाके इमेज बनाए, मतलब रे ऑफ लाइट जो इंफिनिटी से आ रही थी वो यहीं पर फोकस हो, लेकिन वो एक लेंस से होना चाहिए, मेरे को उसके लिए दो लेंस नहीं, तो मुझे उस सिंगल लेंस की इफेक्टिव फोकल लेंथ को डिराइव करना। तो मैंने कहा जो सिंगल लेंस होगा, ठीक है ना, वो जो सिंगल लेंस होगा उसको पहले रखोगे कहां पे, ये बता। ये भी अच्छा सवाल है कि कहां रखोगे, ये तो बड़ा नाइस क्वेश्चन है। तो मैंने चेक करा कि भाई पहले मैं इसको रखूंगा कहां, वो सोचो। तो उसको ढूंढने के लिए मैंने इस रे ऑफ लाइट को बैक ट्रेस किया इसको यहां पे, क्योंकि ना ये इंसिडेंट है और ये फाइनल इमर्जेंट है, ये वाली फाइनली इमर्जेंट है, मतलब इन दोनों से बाहर निकलते हैं, और ये इंसिडेंट है। तो ये जो इंसिडेंट है और ये जो फाइनल इमर्जेंट है, इनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज गोइंग टू बी द नेट डिविएशन। तो ये वाला जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज रिप्रेजेंटिंग द नेट डिविएशन, वो वैसे भी चेक्ड है। ये वाला डेल्टा 2 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा के बराबर हो जाएगा और ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल सार्थक हो जाए। ये डेल्टा 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला डेल्टा 2, ये डेल्टा 1, दोनों का ऐड करके ये आपका एक्सटीरियर एंगल, जो कि सीधे भी दिख रहा है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी इमर्जेंट है, उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिविएशन। ग्रेट। सो एक क्वेरी मेरी आंसर हो जाती है, कौन सी क्वेरी, कि मेरे को जो इफेक्टिव लेंस है ना
वो मैंने ना यहां रखना। आई एम गोइंग टू प्लेस माय न्यू लेंस व्हिच इज इफेक्टिव लेंस एट दिस पोजीशन। ये मेरा न्यू लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मैंने फाइंड कर ली। लेकिन हुआ क्या है कि इसकी ये जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे मुझे उम्मीद क्या है कि इमेज ये यही बनाएगी, बिल्कुल सेम पोजीशन जहां पहले बनी थी, एग्जैक्टली सेम जगह। और रे ऑफ लाइट इस पे पहले जैसे फॉल करे, पहले जैसे मतलब जैसे इस पे फॉल करी वैसे ही इस पे फॉल करेगी। मतलब कितनी हाइट पे, h1 हाइट पे फॉल करेगी, और ये लेंस एक ही बार में इतना डिविएट कर देगा और फाइनल इमेज यहां बना देगा। मतलब ये जो ओरिजिनल रे ऑफ लाइट ये वाला और ये जो फाइनल एमर्जेंट लाइट है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंड सो आई नाउ नो बाय द डायग्राम स्केचिंग कि मुझे वो जो इफेक्टिव लेंस मतलब एक लेंस रखना है उसको कहां रखना, मतलब उसका एपर्चर एक्सिस कहां पर होना। पर वो तो कहीं बीच में है, सॉरी टू से d/2 तो बिल्कुल नहीं लगा। इसका मतलब किसी इस वाले लेंस के करीब लग रहा है, इस डायग्राम से तो ऐसा लग रहा है ना। तो कहां है, तो मेरे को वो डिस्टेंस एज्यूम करना था, तो मैं इस वाले डिस्टेंस को x मान लेता हूं। सो दैट्स द x। वो भी मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है, मतलब एग्जामिनर के हत्थे एक और क्वेश्चन चढ़ गया है कि x को फाइंड आउट कर लो, अगर कर सकते हो तो आप में इतनी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगाने की मतलब कैपेसिटी है तो। चलो चलो अब क्या करें, सबसे पहले f निकाल। सो लेट्स फाइंड आउट f। उसके लिए मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है, क्या, ऑफ द नेट डिविएशन। अब ये सोचो ये तो था ही नहीं, तो सिंगल लेंस था, तो सिंगल लेंस की डिविएशन कितनी है, डेल्टा। कैसे मिलेगी, उसकी हाइट उसकी फोकल लेंथ है। सो दैट्स h1 अपॉन f। अब बोलोगे सर h अपॉन f लिख लेते हैं, तो लिख तो लेता, पर इक्विवेलेंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले लाइट आ रही थी वैसे ही भेजो और फाइनल इमेज जहां बनी वहीं बनाओ। तो पहले लाइट कैसे आ रही थी, h1 हाइट पे, तो अभी भी तो वही रखी है ना। इस वजह से डेल्टा कितना है, h1 अपॉन f। प्लेस इट हियर। So if I place it over here, that becomes h1 upon f as h1 upon f1 and plus h2 upon f2। सिंपल सा हो, मतलब मुझे 1 upon f निकालना है फॉर इंस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर, ठीक है, तो उड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon f1 और ये हो जाएगा h2 upon h1 into 1 upon f। मैंने सिंपल क्या करा है, पूरी इक्वेशन को h1 से डिवाइड कर। तो बस मेरा टास्क बड़ा सिंपल है कि एक्चुअली में ना सारा डायग्राम का खेल, मतलब सॉल्विंग कुछ भी नहीं है, सॉल्विंग में ये फॉर्मूला यूज कर रहा है बस h अपॉन f, बस सारा डायग्राम का खेल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का खेल। तो डिफिकल्ट यहाँ कहाँ डायग्राम में कि कहाँ रखना है, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पर, उन सब चीजों पर है। चलो फिलहाल मेरे को टास्क क्या रह गया कि किसी तरह इसको उड़ाओ, ये वाली टर्म, तो आपका f f1 और f2 के रिस्पेक्ट में आ जाए और इसको इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि गिवन डेटा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, d के बराबर, आपको इसको इंट्रोड्यूस करना, ये टास्क लग रहा है। अब इसको कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूं, कैसे इंट्रोड्यूस करूं, ये सोचता रहा। सोचते सोचते मुझे ध्यान आया कि भाई ये वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लूं, चलो बनाता हूँ, लेट मी स्केच दैट ट्रायंगल। सो ओके, रेड से बना रहा। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको कंसीडर करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, सो मुझे कुछ डेटा मिल रहा है कि ये जो साइड है ये h1 माइनस h2 होने वाला है, क्योंकि पूरा h1 है, ये h2 है, तो ये हो गया h1 माइनस h2, और ये साइड है d के बराबर, ये d, ये पूरा d है। तो यहां से मुझे डेल्टा 1 मिल जाए, मतलब ऐसे तो tan डेल्टा 1 मिलना चाहिए, पर tan डेल्टा में डेल्टा के बराबर है। तो इस ट्रायंगल से आई एम एबल टू गेट डेल्टा 1 as equal to h1 minus of h2 and divided by d, ये मिला। That's a bonus which I'm getting from here.
that is delta 1 as h1 minus h2 upon d. Now it looks simple. अब सिंपल लग रहा है इस रेड वाले ट्रायंगल से. चलो ग्रेट. तो अब इसको थोड़ा मेलो डाउन करते हैं. मेलो डाउन करते हैं मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू ले. अब डेल्टा 1 कितना है? डेल्टा 1 इज h1 upon f1. So this is h1 upon f1 as h1 minus h2 upon d. ये बन गया है ना. पहले तो ट्रायंगल से मैंने डेल्टा 1 लिख लिया और डेल्टा 1 की वैल्यू को यहां से प्लेस कर लिया. So this become d upon f1 as equal to h1 नीचे ले जाते हैं. So h1 upon h1 1 हो गया and minus h2 upon h1 ये फील होगा. तो मुझे ये वाली टर्म दिखने लगी है ना. बिल्कुल सही आ रही. So that's h2 upon h1 from here. यहां से ये वाली जो टर्म है that is h2 upon h1 seems to be as 1 minus d upon f1. अब ये जो टर्म मुझे मिल गई है this I happily substitute over it. यहाँ पर इस वाली टर्म I should substitute over it. And so the relation reduces for me as 1 by f as 1 upon f1 plus instead of h2 by h1 that's 1 minus d upon f1 and into 1 upon f. So ये पूरा आर्टिकल बस एक एक्सटेंशन आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म. दैट्स ऑल. उसी को बार-बार यूज करेगा. 4 बार यूज करेंगे उसी फॉर्मूले. अब तो आ गया आंसर. अब तो कुछ बचा ही नहीं. That's 1 upon f as 1 upon f1 ये नेक्स्ट टर्म plus 1 upon f2 and minus of d upon f1 f2 that becomes my expression for the effective focal length of the single lens which can substitute both the lenses yet you can have the position of the image to be the same. मतलब इमेज वही बने. सिंपल. इसको पावर के फॉर्म में लिख लो. तो 1 upon f क्या हो जाएगा? इफेक्टिव पावर. मतलब इसकी जितनी पावर है वो p होगी. इसकी जितनी ऑप्टिकल पावर थी वो p1 है, इसकी p2. So that p will become as p1 plus p2 minus d p1 p2. So that's my expression for the optical power. That's for two lenses only. 3 lenses के लिए काम नहीं करेगा. बदलना दिमाग लगा लो कुछ और है ना. वो उसके लिए फिर अगला डायग्राम बनेगा. मेरे बस की तो नहीं है बनाना. मतलब बनाना बस की है पर इंटेंट नहीं है because it's already getting so complicated, right? So better to adopt that previous formula ना. previous formula की वही पहले से इमेज बनाओ, दूसरे से इमेज बनाओ, कहानी खत्म करो. That's effective power. अब मेरे को ध्यान आया, वैसे तो मेरे को चश्मा लगा नहीं है, but what if I was having a number, पता नहीं मायोपिया वाला या हाइपरोपिया वाला. मैं चश्मा पहनता नहीं तो मुझे पता नहीं जा रहा. दूर वाला, पास वाला, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, पर चश्मा लगा हुआ. अगर मुझे चश्मा लगा हुआ है और मेरा मन करा कि एकदम मुझे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना, so I went to the optician to buy the like contact lens. और मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, मेरा जो नंबर है वो 2.5 है. कितना है? 2.5. पता नहीं प्लस है माइनस है, पता नहीं. मेरा नंबर 2.5 है. अच्छा ठीक है. तो उसको बोले किसका नंबर है? उसने बोला चश्मे का नंबर है, 2.5 है. तो उसने बोला लेंस बता दे कितने नंबर का. तो मैंने बोला सेम नंबर का बना दो. कहता नहीं भाई ऐसा नहीं होगा. मैंने कहा क्यों नहीं होगा भाई, जब चश्मे का नंबर 2.5 है तो लेंस का नंबर भी, कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर भी 2.5 होगा. कहते ऐसा नहीं होता बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी. 2 अलग अलग आर्टिकल है, lenses in contact and lenses with an air gap. So this is an idea कि अगर मैं चश्मा पहन रहा हूं तो उसकी इफेक्टिव पावर अगर मैंने कॉन्टैक्ट लेंस यूज करे होते तो सिंपल P1 प्लस P2 से आता. लेकिन क्योंकि मैंने एयर गैप वहां पे यूज करा हुआ है, so effective power डिक्रीज हो गई. So the spectacle power and lens power, the effective lens power will be different, है ना. reason because of this particular right. चलो थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता पर बारीक सा डिफरेंस रहता है. and then you get a better quality. चलो डर है, बात समझ में आ गई है. पर एक क्वेश्चन रह गया है, वो है x फाइंड करना कि भाई इसको रखेंगे कहाँ पे. वो भी तो टास्क है कि रखना कहाँ पर. पहले तो सिंपल था, चिपका दो, वहीं रख दो. पर अभी तो ढूंढना पड़ेगा. तो चलो ढूंढो. तो लेट्स सर्च की कहाँ रखना है. सर्च तो कर लिया, x पे रखना है. अब इसको फाइंड आउट करना है. अब ये टास्क हो गया. इसको कैसे फाइंड आउट करूं? हाउ डू आई फाइंड दिस आउट? तो मुझे लगा कि ये इससे आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल से. ये वाला जो ट्रायंगल
ये जो ट्राइंगल है, अब इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये साइड डेल्टा है, मतलब ये एंगल डेल्टा है, ये h1 माइनस h2 है और ये x के बराबर है. सो आई हैप्पीली राइट दैट. सो आई हैव द नेट डेविएशन as h1 minus h2 and upon x. सिंपल. और h1 minus h2 मैं यहां से उठा के ले आता हूं. So that h1 minus h2 is delta 1 into d. ये मैं यहां प्लेस कर लेता हूं. So this delta that becomes delta 1 into d and upon x. ये मिल गया. पहले मैंने इस ट्राइंगल से डेल्टा लिख लिया h1 minus h2 by x और यहां से h1 minus h2 पिकअप कर लिया है d into delta. अब डेल्टा कैसे लिखना है? डेल्टा मैंने लिखा हुआ पहले से h1 upon f. So instead of delta I have h1 upon f. And instead of delta 1, I have h1 upon f1. So that's h1 upon f1 and into d upon x. So h1 cancelled out. And so I get the expression for the x. That's equal to d into f upon f1. Is the position from the second lens. मतलब अगर पहले वाले लेंस से देखनी हो, अगर क्वेश्चन वो पूछे तो वो आपका d minus x होगा. That x is the distance from the second lens जहां पर आपको इफेक्टिव लेंस को प्लेस करना है. And that's just df upon f1. मतलब इसको कैलकुलेट करना भी टास्क है. पहले आपको इससे f निकालना पड़ेगा. जब आप इससे f निकाल लोगे फिर उसको यहां प्लेस करोगे, तब जाके आपको पोजीशन ऑफ द सेकंड लेंस मिलेगी. Now you can understand the fact and what I meant yesterday. जब मैंने बोला था कि मैं कल समझा दूंगा, बता जरूर दूंगा, बट इन द केस कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाला कि उस लेंस को कहां रखना है, सो देन आपको इस मेथड की जरूरत है. अगर आपको सिर्फ ये आता है कि फाइनल इमेज कहां बनानी है, तो फिर उसके लिए आप दो बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ, वो ज्यादा सौखा है, ज्यादा इजी है rather than getting into this particular way of solving the question. चलो, anyway we have completed this particular question. हमारे हाथ में दो रिलेशन चढ़ गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन चढ़ा. That was a deviation formula as equal to h upon f. एक ऑल्टरनेटिव तरीका मिला एक्सपेरिमेंटली आपको फोकल लेंथ फाइंड करने का. एक तरीका मैंने बताया था फोकल लेंथ निकालने का, यूवी डिस्प्लेसमेंट मेथड, और ये आपका दूसरा तरीका हो गया कि आप प्रिज्म की तरह उसको ट्रीट करके फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस निकालने का. सो दो एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने आपके लिए हो गए फॉर द सेम कॉज कि आपको फोकल लेंथ निकालना. ग्रेट, लेट्स मूव ऑन नाउ. आगे बढ़ते हैं. एंड ये था खतरनाक डायग्राम. मेरा डायग्राम ज्यादा सुंदर बन गया. मूविंग ऑन. सो वी हैव थ्री लेंसेज ओवर हियर, बट आयरॉनिकली कोई कांटेक्ट में नहीं है, एंड आयरॉनिकली दो भी नहीं है. तो जो मेहनत करी खड्डे में गई. मतलब हम वो फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते. काश दो होते तो फिर भी लगा लेते. तो बहुत मेहनत करनी पड़ती दोस्त, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती. अगर ये वाला नहीं भी होता तो पहले इन दोनों की इफेक्टिव निकालते, फिर उसके बाद में अपन क्या करते कि भाई इफेक्टिव कहाँ रखना है वो ढूंढते, फिर इफेक्टिव लेंस को वहां रखते, वो भी चेक करते कि वो इफेक्टिव लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, फिर उसको तबीयत से वहां रखते, फिर उसका डिस्टेंस यहां से देखते, फिर निकालते. मैंने कहा भाई इतना सब करने की जगह सिंपल कर लो. अब तो वैसे भी सिंपल करना पड़ेगा, 3 दफा लगाना पड़ेगा. सो इट्स अ पेशेंस गेम. मतलब इट्स जस्ट नॉट कि भाई डिफिकल्ट है या आसान है, पेशेंस गेम है. स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, मंजिल मिल जाएगी. सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट इमेज. तो फर्स्ट इमेज के लिए वी हैव 1 अपॉन v 1 माइनस 1 अपॉन u. तो u की वैल्यू कितनी है? -30 एज इक्वल टू 1 अपॉन f. कॉन्वेक्स लेंस सीधा गिवन है, प्लस 10 है. So 10. Give me the value for V1. V1 please. V1 value 15 15 15 15 बोला जा रहा है.
प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। सो 3/30 माइनस 1/30 2/30 सो 1/15 बिल्कुल सही। सो V1 की वैल्यू आ गई है +15 सेंटीमीटर। +15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि भाई इसका जो ऑप्टिकल पोल होगा P1 उससे 15 सेंटीमीटर आगे। तो 15 सेंटीमीटर आगे मतलब 15 सेंटीमीटर आगे मतलब पूरा यहाँ बन गया, मतलब P3 में बन गई है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इमेज बन गई है पहली बार। मतलब ये फर्स्ट इमेज आ गई है, दैट P3 इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट इमेज, मतलब इसको I1 डिनोट कर सकते हैं। वैसा फर्स्ट इमेज 15 फ्रॉम हियर। ग्रेट। अब सेकंड रिफ्रैक्शन यहां से होनी है ऑप्टिकल P2 से। सो आई नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन, 1/V2 माइनस 1/U कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर U? इसके लिए U की वैल्यू कितनी होगी, इस लेंस के रिफ्रैक्शन के लिए U की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई कितनी है U की वैल्यू? आवाज आ रही है? मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वेयर इज द वैल्यू फॉर द U? सब अनम्यूटेड है ना? आरुषि वी आर अनम्यूटेड, यस और नो? सर -35 माइनस आ रही है। आर्यन कितनी वैल्यू है U2 की, प्लस और माइनस? सर अभी कैलकुलेट करें। कैलकुलेट थोड़ी करनी है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि U2 की वैल्यू कितनी होगी जो यहाँ सर U प्लस होगी। हाँ प्लस हो, +10 बिल्कुल सही, बिकॉज इसके आगे है डिस्टेंस, क्योंकि आपको P2 I1 लेना है और रे ऑफ लाइट तो इधर से आ रही थी। सो विच मींस दैट, मतलब अगर मैं रे डायग्राम अप्रोक्सीमेट बनाऊं तो अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे लें तो फिर ये मतलब इधर से ऐसे जा रही इधर, है ना? तो अब हमें यहाँ से देखना था, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी हमें पता ही है, दैट इज 10 प्लस रे की डायरेक्शन में है, एंड देयरफॉर इट इज सपोज्ड टू बी प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी है, माइनस ऑफ। सो व्हाट्स द V2? व्हाट्स द V2 कमिंग? सर 0। दोबारा देख, V2 0 थोड़ी है। व्हाट्स V2? सर इन्फिनिटी। Infinity, because this cancels out completely with this. So 1 upon V2 that becomes equal to 0. So therefore the value for the V2 becomes equal to infinity. Now explain the rest of the question. कि होगा क्या finally? मतलब ये कन्वर्ज कर रहा था, इसने डाइवर्ज कर दिया। ये कन्वर्ज कर रहा था, इसने डाइवर्ज कर दिया। मतलब अभी ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ तक पहुंची और इसके बाद ये ऐसे हो इंफिनिटी से, मतलब यहाँ से आ रही थी और अब ऐसे हो गई, इधर जाने लगी। अभी किस पे गिरी? ये गिरी कॉन्वेक्स लेंस पे, राइट? तो मतलब U3 कितना हो गया, इंफिनिटी। सो वेयर विल द रे फोकस, वेयर विल द रे फोकस, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? बोलो यार, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? फॉर्मूला लगाओगे सीधे बता दोगे ना कि सीधा कहाँ पे बननी चाहिए, फोकस पे, बिकॉज द रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी नाउ. So the finally it is going to converge where at the principal focus of this particular lens, और वो कितना है, that is 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये फाइनल इमेज is going to be formed over here. मतलब हाइट ऑफ द इमेज भी आएगी, तो हाइट ऑफ द इमेज ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, वो भी चेक करना पड़ेगा. But it is definitely getting formed here at 30 centimeter. That means your V3 is supposed to be as equal to as 30 centimeter. और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि with respect to the first lens image कहाँ बनी है, वो भी आप आंसर दे सकते हो. That is 5 plus 10 plus 30. So 45 from here. Second lens के respect में 40 centimeter. So whatever the question may be asked. So sometimes in this multiple lens problem, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, डेटा सेट होके मिल जाता है, राइट? सो जो कैलकुलेशन है which is not taking so much of a toll,
कुछ एक आधा ही क्वेश्चन आपको कभी प्रैक्टिस करते समय ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर इतनी बकवास सी कैलकुलेशन होगी कि जिसके अंदर आपको लेबर करनी पड़ रही हो, बट मोस्टली द डेटा इज कन्वीनियंटली सेटअप ताकि सॉल्विंग में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो until unless it becomes an advanced level problem. अदरवाइज JEE मेंस तक बहुत ज्यादा हेफ्टी कैलकुलेशन आपको इसमें नहीं मिलने वाली. दिस प्रैक्टिस मोर. सो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू और इसमें फिर से आपके पास में दो लेंसेज है और एक आपका कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर देयर 20 सेंटीमीटर पर है. वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज. सो प्लीज फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज. तो पहले फर्स्ट से देख लो. तो फर्स्ट की फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो लगाना शुरू कर देते हैं. मतलब दिमाग लगाने की तो जरूरत होती नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सीधा अप्लाई करना शुरू कर दो. सो 1/v1 और अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो कितना है -20 है और फोकल लेंथ कितनी है दैट इज गोइंग टू बी +5. तो यहाँ से v1 कैलकुलेट करो. देखो कितना बना v1. v1 4. 4. 4 on Sure. 4 that's 1/5 and -1/20. So 20/3 नहीं है. Yes, sir. 20/3. Yes, sir, 20/3. 20/3. 20/3 है. So that will be 4 - 1 3/20. So we are receiving the value for the v1 as equal to +20/3. पर अगर हम वैसे लिखना चाहें तो 6.67 आ जाएगा. Let's keep it 20/3. So 6.67 लिखने का फायदा क्या है कि ये समझ में आ गया कि ये थोड़ी आगे बने, है ना, आगे को बनेगी. मतलब अगर मैं रे डायग्राम में अपने आप को हेल्प ऑन करूं तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जानी चाहिए फिर वो मतलब आगे जाती है और ये बेसिकली यहाँ कहीं पे जानी चाहिए. ठीक है, ग्रेट. सो अब वो क्या हुआ, अब सेकंड लेंस आ गया तो मुझे तो अब डिस्टेंस मतलब P2 से देखना पड़ेगा. तो मतलब ये जितना डिस्टेंस है जो कि हम 20/3 ले रहे हैं उसमें से मेरे को 5 माइनस करना पड़ेगा तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा. तो दैट इज 20/3 एंड -5. सो आई थिंक दैट बिकम्स 5/3. राइट, 20/3 में से 5 माइनस कर दिया तो 5/3 आ गया. मतलब 6.67 में से 5 माइनस कर लिया 1.67 हो गया. तो 1.67 सही है ना 5/3. और ये P2 से आगे बनी है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से क्या होगा पॉजिटिव. सो वी कैन मेंशन वंस अगेन 1/v2 as -1 ये प्लस है and that's +5/3 as equal to 1/f focal length negative है that's -5. So we can find out the value for the v. Check the value for the v2. Check the value for the v2. 2.5. 2.5 5/2 मतलब that's 1/v2 as equal to ये उस तरह जाके प्लस हो जाएगा. So that's 3/5 and -1/5. So that's simply 2/5. So that's 5/2. So v2 becomes equal to 5/2. मतलब आप लिखना चाहो तो 2.5 लिख सकते. Okay, great. Find the overall magnification. So how can you find the overall magnification? कोई तरीका होता है for finding the overall magnification? M1 into M2. M1 into M2. So we need to find individually the value for the M1 and the value for the M2. या फिर सीधा ही लिख लेते हैं V1/U1 and into V2/U2. तो सीधा सारी वैल्यूज डाल देते हैं. So V1 है 20/3. So that's plus of 20/3 upon U1. So U1 was -20. So upon minus of 20
into V2, so that's plus 5 by 2. So plus 5 by 2, and upon U2, so U2 was plus 5 by 3. So that's plus 5 by 3 as an expression. So एक तो 5 गया और यहाँ से 20 गया और मेरे ख्याल से 1/3 भी गया, ये 1/3 गया, so 1/2 आ गया, -1/2. I hope I have done correctly. 5 gone, 1/3 gone, and 20 gone. So 1/2 -1/2. Minus मतलब what does minus means? Image is going to be inverted. That means we should slightly correct this particular diagram. कि जो फाइनल इमेज हमारी बनेगी एक तो कहाँ पे बन रही है 5/2 पे, तो मतलब 5/2 मतलब 2.5 थोड़ी आगे बनेगी, तो एक्चुअली में जो फाइनल इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी. दिस शुड बी लाइक द इमेज. ये फाइनल इमेज कुछ ऐसे बननी चाहिए नीचे की तरफ, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ओवर. और स्मॉल इन साइज वो तो सही है, आधे साइज की तरफ. अब वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला होता कि भाई ये 4 सेंटीमीटर की है, तो आप उसके हाइट भी निकाल लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर की है. तो एक्चुअली में वो जो फॉर्मूला हमने बनाया उसका यूज नहीं हुआ. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना कि दो लेंसेज है, उनके बीच का सेपरेशन आपको गिवन है एंड देन यू कैन सॉल्व इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट उसकी जरूरत नहीं लगी. इसके अंदर ना सॉल्व करते समय एक गड़बड़ कर दी थी मैंने, बट मैंने कैरिड फॉरवर्ड को भी डेटा मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो बीच का डिफरेंस है मैंने 5 लेके सॉल्व कर दी. तो ये इसको मैं डेटा को करेक्ट कर देता हूँ, है ना. वो नीचे 5 लेके के सॉल्व कर दिया था, तो 5 के हिसाब से सॉल्व कर दिया. तो लेट इट बी द 5 डेटा नाउ. अब सॉल्व हो ही गया पूरा, दोबारा कॉल करेगा. सो डन, कंफर्टेबल हो गया, इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो गया. ये जो कॉम्बिनेशन है ना, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है, बिल्कुल है भी. ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है दे एक्चुअली मेक अप अ टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप को बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप, जैसे नोन एज अ गैलीलियन टेलीस्कोप. उसके अंदर आपका एक जो लेंस होता है दैट इज कन्वर्जिंग, और जो सेकंड लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग. सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द गैलीलियन टेलीस्कोप. ये फीलिंग मैंने इसलिए दी है कि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली ये जो भी आर्टिकल है दिस इज नथिंग बट सॉल्विंग ऑफ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सॉल्विंग. क्योंकि बाद में ऐसा लगेगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करे, तो ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ही न्यूमेरिकल्स. नाउ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड द मिरर. हद हो गई, मतलब इस क्वेश्चन में हद क्या हो गई है कि आपको फाइनल इमेज निकालनी है. कोई बात नहीं, इतनी मेहनत थोड़ी लगेगी. पहले इससे फिर उससे निकालो. सो पहले इससे निकालो, तो उसकी फोकल लेंथ गिवन है 30 और इसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन गिवन है 60. सो लग जाता है दैट इज. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सो फॉर द फर्स्ट इट इज 1/v1 and minus of 1/u, that is minus of 60, and is equal to focal length that is plus 30. And we should expect this kind of questions solved. Simple वैसे नहीं कि भाई एक लेंस लगा हुआ है और u गिवन है और f गिवन है और v निकाल लो. तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने चाहिए हमको. सो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. सो फाइंड द वैल्यू फॉर द v1 क्विक. 60 सही लग रहा है. 1/30 minus 1/60, so 1/60 आ गया. तो v1 की वैल्यू 60 आ गई. So v1 is coming as plus 60. Great. अब फर्स्ट इमेज 60 पे बन गई, यहाँ पे आ गई इससे, इसके सेंटर से. तो इसके सेंटर से 60 आगे बननी थी, उसमें से 20 उड़ा लो, तो 20 माइनस कर लो, तो बैलेंस कितनी रह जाएगी 40. इसका मतलब फर्स्ट इमेज जो है वो आपकी 40 पर आएगी. मतलब 60 का मतलब एक्चुअली होता है कि यहाँ बन गई है, क्योंकि यहाँ से 70 है ना, तो ये हमारी फर्स्ट इमेज होती जो कि यहाँ से 60 पर है, लेकिन हमें अब यहाँ से चाहिए होगा, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस 40 आ जाएगा. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 40 हो गया. सो लेट्स अप्लाई द रिलेशन 1/v2 minus 1/s plus of 40. फोकल लेंथ गिवन है इसकी, देखो ध्यान से, मॉड लिखा हुआ है. मॉड मतलब हमें पता है कि इसके फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. सो दैट्स इक्वल टू 1/minus of 120. The value for v2 please. 60.
60 once again. इधर जाके 1/40. So 3/120. Perfect. 60 once again. So getting the value of plus ही आ रही है ना? Yes, sir. Plus. So we are getting the value for the V2 as equal to plus of 60. So we get more inventive और हमें जो second image मिल रही है इससे 60 आगे मिल रही है. अब ये अगर 20 है तो ये 50 है. तो इसका मतलब I2 यहाँ बनेगी और ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका कितना हुआ? ये 20 है और ये बैलेंस 50 था, ये वाला 50 था, है ना? और ये 60 पे बनी है तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर होगी. Because this is total is 70, right? Total 70 था तो ये आपका 50 हुआ क्योंकि 20 था और स्केलिंग प्रॉपर्टी है ना इसलिए दिक्कत हो रही थी. ये 70 इतना है, 20 इतना है, 50 इतना है. सो 50 और ये 60 पे बनी तो 10 इधर बन गई, ये I2 बन गई. अब क्या होगा? नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब मिरर पे गिरेगी, प्लेन मिरर पे. तो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है? व्हाट इज अ प्लेन मिरर डज? रिफ्लेक्ट्स ऑफ कोर्स. तो वो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनाता है? एट व्हाट डिस्टेंस? मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज कहाँ बनेगी? प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज कहाँ बनेगी? बोलो यार प्लीज, कम ऑन. Plane mirror So से same distance. सेम डिस्टेंस पे बनेगा ना पीछे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? वेयर इज ऑब्जेक्ट? I2 इज ऑब्जेक्ट. अच्छा, हम ऐसे भी तो क्रॉस क्वेश्चन अपने आप को कर सकते हैं ना. Does a plane mirror forms a real image or a virtual image? Answer is, does a plane mirror forms a real image or virtual image? virtual. Virtual. Sure about it? It forms a virtual image of a real object. And you can always reverse it. That means if there is a virtual object, then it can form a real image. तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है I2, मतलब एक्चुअली में सेकंड के लिए तो इमेज है I2, पर इस प्लेन मिरर के लिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट. और किस तरीके का ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इसके लिए तो रियल इमेज दिख रही है पर प्लेन मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. तो वो उसकी इमेज को सामने बना रहे. जैसे आपके हाथ में कप है तो मिरर के अंदर भी कप होगा, तो जो आपके हाथ में कप है वो आपका रियल ऑब्जेक्ट है. तो जो मिरर के अंदर कप है वो उसकी वर्चुअल इमेज है. अब जो मिरर के अंदर है आप उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लो, तो आपके हाथ में जो कप होगा दैट विल बी द रियल इमेज ऑफ. सो ये 10 है तो इधर 10 ले लेते हैं, वो ऑलरेडी बना हुआ है. ये ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए और ये 50 था, ये 40 है. तो इसका मतलब जो I3 है वो सेम यहाँ पे बन रही है और इससे रे का पाथ रिवर्स हो जाए. मतलब अभी तो उधर जा रही थी, अब ये रे इधर आए. सो नाउ एज द रेज रिफ्लेक्टेड बैक, अब इसका डायरेक्शन बदल चुका है. अब ये वापस इस लेंस में जाएगी. सो व्हेन इट गेट्स बैक इनटू द लेंस, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है? 40 है, बट इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. अब रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में मूव करेगी पोस्ट रिफ्लेक्शन. तो तब तक तो इधर जा रही थी, अब इधर आ रही है. सो द U will become negative. So we are going to apply for the fourth time. The third image बन चुकी है. So for the fourth time that becomes 1 upon V4 minus 1 upon U हो जाएगा minus of 40 is equal to the focal length is minus of 120. So you will get your next image of this optical system. Check क्या बन रहा है V4. So 5-step question है. पहले इससे refraction, reflection, reversal of the ray, once again getting into the lens, once again getting into the lens. So the final image is going to be the fifth image. So check कहाँ बन रही है image. और ray of light का direction बदल गया है. So be careful. जब ray of light इधर जा रही है तो ये जो P2 I3 है वो उसके ऑपोजिट है, इसलिए आपका U अब नेगेटिव है. जब रे इधर से आ रही थी तो फिर
ये 40 सेंटीमीटर लेंस के आगे था, तो वो पॉजिटिव आया था, और अब वो नेगेटिव है। व्हाट्स द वैल्यू फॉर V4? शांति होगी भाई, बोलो व्हाट इज द वैल्यू फॉर V4? -30. -30, -1/40, -3, -4/120, बिल्कुल ठीक है। We are getting the V4 as equal to -30. V4 अगर -30 है तो इसका मतलब इमेज इसके पीछे ही बन गई, which means we are getting the I4 over here, so that will be the I4, और वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे बन गई, सर -30. है ना, -30 है ना, तो उसी तरफ बनी ना, सेम तरफ, so that's -30 because a ray of light was coming here, so the image is formed there on. So अब जो फाइनल इमेज है वो इससे बन रही है, तो जो I4 है उसका डिस्टेंस आपको यहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आपको ये कंप्लीट डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। तो कंप्लीट डिस्टेंस इजी है, ये कितना है 20 और ये कितना है 30, सो दैट वर्क्स एज 50 सेंटीमीटर, एंड फाइनली द रे मूव्स हियर, मतलब फिर से ये डिस्टेंस आपका P1 I4 नेगेटिव, तो रे इस डायरेक्शन में आ रही है और ये हमने उस तरफ नापा हुआ है, so that is once again negative. So finally for the fifth time, that's 1/V5 minus of -1/-50, और लेंस हमारा पॉजिटिव है because it's a convex lens, so that's 1/+30. As I said, it's a patience game. मतलब कहीं पर भी बीच में आपसे एक गलती subsequently आपके आगे की सारी कैलकुलेशन खराब कर देगी। So we need to be calm and patient while solving the question. At the end of solving, अगर आप overall देखोगे, next time अपने प्रैक्टिस करके, so 2 minutes के ऊपर का क्वेश्चन नहीं होगा. Even if you are looking that it is coming so lengthy, we just pray out कि मतलब इतना लंबा ना हो. But that's kind of an extreme question which we can be getting from the combination of the lenses and the mirrors. V5 finally, what's the value? 75. 75. 75. So the V5 that become plus or minus? So plus. Sure. Sure है? Plus है? Yes. Yes, So, plus. that means the final image is going to be formed from here और इसके आगे बनेगी, मतलब कहीं यहाँ पर जाके आपकी फाइनल इमेज बननी है, that is going to be your I5, और वो डिस्टेंस यहाँ से जो है that is going to be as 75. We just made it possible, है ना, मतलब however difficult the question might be seeming so, but we made it possible and it's not looking that it is out of our reach. So सबसे important यही बात होती है, actually question out of reach ना लगे, at least attemptable लगे, और फिर उम्मीद करी जाए कि जो question आएगा इससे तो mellowed down है. So actually we have succeeded in our idea कि हमें ये consecutive behavior समझ में आ रहा है, and this was very important, this particular question. Reason because पता होता क्या है कि अगर ये मिरर नहीं लगाते हैं ना तो सारे क्वेश्चन ना मतलब 90% 95% बोल देता हूँ, सब में रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, और फिर एकदम से क्वेश्चन आपका राइट टू लेफ्ट वाला आ जाता है, तो प्रैक्टिस नहीं होती है, तो साइन कन्वेंशन में गड़बड़ हो जाती है, कोई फॉर्मूला नहीं भूलने वाला, नो वन इज गोइंग टू फॉरगेट द फॉर्मूला, the only problem you surface out is in the sign convention. So this question is a very good treat for you, where you are actually practicing not the values, not the formula, but actually the sign convention also. And so we have succeeded in this particular idea. You can try this particular question once on your own and try that कि क्या पता हमसे कोई गलती ना हो, उसके अंदर एक बार check कर लेना. Meanwhile, we move to a beautiful article, and this beautiful article is known as a silvered lens. तो सिल्वर लेंस का मतलब कि एक्चुअली में हमारे पास वही आर्टिकल है पर थोड़ा सा आसान कर दिया गया। आसान कर दिया गया मतलब कि भाई आपके पास एक लेंस था और आपने लेंस के पीछे एक मिरर को चिपका दिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सोचते हैं थिंक अबाउट इट कि मेरे पास एक लेंस था और वो लेंस जिस शेप का बना हुआ है ना वही बना रहा हूं मैं, तो ये मेरे को लगता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और मैंने ना इसके पीछे वाली साइड पे एक मिरर को चिपका दिया,
ऐसा। तो भाई अब मैंने सोचा कि एक्चुअली में हुआ क्या, तो मैंने सोचा कि भाई जो करके आया हो वही होगा, कि भाई यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, पहले वो रे ऑफ लाइट किधर जाएगी, वो लेंस में एंटर करेगी। मैं नहीं कह रहा कि प्लेन सरफेस में एंटर करेगी, मैं क्या कह रहा हूँ, लेंस में एंटर करेगी। वेरी गुड। तो पहले उसमें रिफ्रैक्शन होगा। एक्सीलेंट। अब जब वो रे रिफ्रैक्ट करके इस पे गिरेगी, किस पे, मिरर पे गिरेगी, तो रिफ्लेक्शन होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे ऑफ लाइट वापस आएगी, जब रे ऑफ लाइट वापस आएगी तो वापस लेंस में आएगी, तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और फिर फाइनल इमेज बन जाएगी। मतलब एक्चुअली में हमें तो एक ही इमेज दिखती है, हमने तो बीच के गिनने पड़ते हैं कि हो क्या रहा। So it's a combination of an idea of the reflection and the refraction. So beautiful questions. Rather than practicing the solo questions of the mirror or the solo questions of the lenses, we're actually trying to focus upon the idea of the combination, क्योंकि अपने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप में तो नहीं होता है, बट टेलीस्कोप में तो ये कॉम्बिनेशन चलता है, मिरर्स और लेंसेस। उसका रीजन भी है, मिरर्स में ना एरर्स कम होते हैं। रिपीटिंग अगेन, मिरर्स में एरर्स कम होते हैं। कौन सा वाला? डिस्पर्शन वाला। अगर हम लेंसेज की बात करते हैं तो लेंसेज प्रिज्म से बनते हैं, और प्रिज्म में कलर का एरर होता है, क्रोमेटिक एबरेशन, कलर का एरर होता है। लेकिन मिरर में कैसे होगा? मिरर पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है, तो फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एरर कहां से है? एंड यू कैन अंडरस्टैंड ना, फिर आप स्टार्स देख रहे हैं, कॉन्स्टलेशंस देख रहे हैं, एंड यू आर सीइंग द कलर्स बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग एंड ऑल, तो फिर आपको एरर मिलेगा। तो फिर आप क्या चाहेंगे कि इस एरर को कम करें। कैसे कम करें? ज्यादा लेंसेज मत यूज करो, जितनी जरूरत है उतना यूज कर लो, बाकी को सब्स्टिट्यूट करो मिरर्स। And the Newton telescope and the Cassegrain telescope, which I mentioned in the last session also, are the beautiful examples of this idea. तो कोई आपसे पूछता है कि एक प्रिमिटिव टेलीस्कोप होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, उससे बेटर टेलीस्कोप्स न्यूटन टेलीस्कोप को कैसेग्रेन टेलीस्कोप को क्यों बोला जाता है? तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि उसमें मिरर्स का इस्तेमाल करा जाता है और मिरर्स में जो एरर्स होते हैं वो कम, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर एबल टू हैव मोर एक्यूरेसी इन द विजन। ग्रेट, समझ में आ गई बात। फिलहाल इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्विंग के लिए आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो करता ही आ रहा हूँ सेम तरीके से, कि भाई पहले वो लेंस में जाएगी फर्स्ट इमेज, फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट मारेगी सेकंड इमेज, फिर वो लेंस में वापस आएगी थर्ड इमेज। बट देन आई थॉट केयरफुली, ये तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा कैसे? कि जो लेंस और मिरर है दे आर इन कॉन्टैक्ट। जो पिछला क्वेश्चन मैंने करा उसके अंदर लेंस और मिरर में गैप था, पर इसमें ये कॉन्टैक्ट में है। मैंने कहा ओके ओके। तो मुझे एक क्वेश्चन याद आया, मैंने ऐसा क्वेश्चन कॉलिजन्स में करा, और कॉलिजन में मैंने ऐसा क्वेश्चन करा था न्यूटन क्रेडल का। जो न्यूटन क्रेडल का क्वेश्चन था ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन कैसा था कि हमारे पास ना ऐसे बॉल्स होती, ऐसे there were 3 balls like this, और हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते थे कि यहां से एक बॉल आएगी और जाके इनको हिट करेगी, और बोलते थे कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितनी होंगी। कैन यू आंसर कितनी कॉलिजन्स होंगी उसका? हाउ मेनी कॉलिजन्स विल बी देयर? 1 2 और 3? बोलो प्लीज आंसर। इसमें कितने कॉलिजन्स होंगे? 1 2 और 3? कम ऑन स्पीक अप। 1 2 और 3? कहाँ गए भाई? साफ सुन गया, क्या हो गया? 1 2 और 3, हाउ मेनी कॉलिजन्स? 2 2 कैसे? मैं प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 कैसे? मतलब ये इससे टकराया 1, ये इससे टकराया 2, ये इससे टकराया 3। ये तो 1 बोलते तो मेरे को समझ भी आती, कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये इससे टकराया और ये वाली बाहर गई और ये वाली रेस्ट पर आ गई, इलास्टिक कॉलिजन वाली कहानी। पर इसको क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने समझाया हुआ। इसका तरीका क्या था कि हम एज्यूम करें कि इनके बीच में एयर गैप। जैसे ही आप इसको एज्यूम कर लोगे तो आंसर आ गया। तो भाई अब क्लियर हो गया कि ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, और एक्चुअली में एयर गैप है। ऐसा थोड़ी होता है कि इनको किसी ने दबा के रखा हुआ है, फ्री रखा हुआ है, तो फ्री रखने में एयर गैप होगा, क्योंकि कंप्रेशन थोड़ी हुई हुई। सो क्लियर हो गया। 1 2 3। सर इसका कॉन्टेक्स्ट यहां से क्या है? मैंने कहा भाई है, वेट करो।
तो भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है बात का कि एक्चुअली में बाय कंस्ट्रक्शन तो हमने क्या करा, चिपका दिया, बट बाय फॉर्मुलेशन, बट बाय कॉन्सेप्चुअली, कंस्ट्रक्शन अलग, कॉन्सेप्ट अलग, कि भाई एक्चुअली में हम इसको अलग अलग एंटिटी मानेंगे ना, कि भाई लेंस तो रिफ्रैक्शन करता है और मिरर तो रिफ्लेक्शन करता है, तो हमने सोचा कि इसको स्प्लिट मार, तो हमने इसको स्प्लिट मारा, तो स्प्लिट मारा तो एक मिला लेंस और दूसरा मिला मिरर अलग से. That means this combination is actually equivalent to two distinct optical elements. मैं गलत बोल गया, नहीं नहीं सर सही बोला है, two distinct elements, three distinct elements. डायग्राम गलत है, डायग्राम बिल्कुल गलत है. ये तो बिल्कुल सही है कि पहला तो लेंस है, दूसरा तो मिरर है, पर एक और चीज है यहाँ पे. मैंने कहा क्या, फिर से लेंस है. मैंने कहा ये क्या बात, मैंने कहा बिल्कुल हुई ना, क्योंकि पहले रे लेंस में गई, फिर मेरे से टकराई, फिर वापस लेंस में आई ना. इसका मतलब अगर मैं इसको एक ऑप्टिकल सिस्टम मान रहा हूं तो उसके अंदर तीन बिहेवियर हुए, तो इसका मतलब मेरे पास इक्विवेलेंट तीन एलिमेंट्स. व्हाट टू डू, मैंने बोला इसकी पावर निकालो P1, इसकी पावर निकालो P2, इसकी पावर निकालो P3, और इसकी पावर कितनी होगी P. कैसे मिलेगी, जोड़ के, क्योंकि कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में है ना. अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होते तो फिर तो वो बर्बाद, वो -d वाला एक्सप्रेशन लगेगा, फिर तो छड्डो उसको, कौन करेगा. पर ये तो हो जाए, दिस इज पॉसिबल इजी बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट. डन हो गया जी, आसान हो गया जी. अब लिख लेते हैं भाई पावर इसकी कितनी है. So they write the power of the lens. Actually मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, that's the power of the lens plus the power of the mirror plus the power of the lens. तो ये तो सेम है. वो तो इसलिए दो बार लिखे क्योंकि रे आती भी है जाती भी है. So basically the net power becomes twice of the power of the lens plus the power of the mirror. And this method of solving this article is known as a power method. दूसरा तरीका है भाई जिसको वो अपनाना अपना सकता है, खुला है, कि पहले फर्स्ट इमेज लेंस है, सेकंड इमेज मिरर है, थर्ड इमेज लेंस है. एनी टाइम यू कैन अप्लाई दैट, बट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस बिकॉज़ दिस इज इजियर. और ये इजी क्यों है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में, तभी उसका नाम अलग से लिखा है सिल्वर लेंस. एंड यू कैन फाइंड हर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिल्वर लेंस, अच्छे से बनेंगे, अब देखना. सो ट्वाइस ऑफ द पावर ऑफ द लेंस. पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला वो तो आता ही है मेरे को. कौन सा लेंस है सर, ये है अपना, मतलब पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब सही से लिखो ना. और पावर ऑफ द मिरर क्या होती है, -1/4 द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. गलती ना हो इसे बिल्कुल. द पावर ऑफ द लेंस इज 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द पावर ऑफ द मिरर इज -1/4 फोकल लेंथ ऑफ द. वेरी गुड. अब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कौन सा लेंस है सर, ये है प्लानो कॉनकेव, नहीं कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स. So plano convex की focal length होती है mu -1 into 1/r. So hence this works as 2 into mu -1 into 1/r. और मजेदार बात देखें, जो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही इस मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, क्योंकि एक ही कर्वेचर, दूसरा तो प्लेन है, तो सेम कर्वेचर. और ये मेरा है कॉन्केव, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव. तो इसका मतलब यहां पर मेरे को नेगेटिव फीड करना पड़ेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. पर नेगेटिव व्हाट, अच्छा मिरर से याद आया कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होती है r/2. मिरर के लिए लेंस का अलग फॉर्मूला, मिरर के लिए कितना होता है r/2. सो दैट्स माइनस ऑफ r/2. माइनस इसलिए क्योंकि आपका कॉन्केव लेंस. तो यार गलती नहीं करनी है ना भैया. आपका प्लानो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग लेंस है, तो mu -1 into 1/r. यही प्लानो कॉन्केव होता है तो माइनस आ जाता है ना. और ये फॉर्मुलेशन किसके लिए, लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड. और मिरर के लिए सिंपल है, f कितना होता है r/2. पैरेक्सियल रे सिस्टम के लिए तो फोकल लेंथ इज r/2. तो ये ध्यान में रखना कि नेचर ऑफ द लेंस कौन सा है. अगर मिरर कौन सा है, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर होता तो फिर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती.
कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। सो द ओवरऑल पावर दैट बिकम्स एट 2 into mu minus 2/r, ऐसे लग रहा है 2 into mu and minus 2 mu by r हो गया अलग से and minus of 2/r, और अगर हम यहां से चेक करें दैट्स प्लस ऑफ 2/r, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अरे तो ये कैंसिल हो गया, and so the effective power of this system becomes plus 2 mu by r, क्या बन गया प्लस 2 mu by r। ग्रेट। अब आपको इस पूरे सिस्टम को हटा दो, इतनी सारी चीजें कौन यूज करे, एंड रिप्लेस दिस बाय एन इक्विवेलेंट सिस्टम। अब इक्विवेलेंट सिस्टम का मतलब मैं सबसे पहले चेक करो ये कैसा सिस्टम है, तो मेरे पास आंसर है, इट्स अ कन्वर्जेंट सिस्टम। कैसा है, कन्वर्जेंट। क्यों है भाई कन्वर्जेंट, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जेंट है। ग्रेट। तो इसका मतलब अब मैं इसको एक कन्वर्जेंट सिस्टम से रिप्लेस करूंगा, पर किससे रिप्लेस करूं, कन्वर्जेंट मिरर से या कन्वर्जेंट लेंस से, तो मजबूरी में मुझे मिरर ही डालना पड़ेगा। मिरर क्यों डालना पड़ेगा, रीजन क्योंकि मिरर में एक तरफ क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब एक तरफ शाइनिंग होता है और एक तरफ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो मेरे को मजबूरी में मिरर को ही डालना पड़ेगा। So whenever there is supposed to be a combination of a lens and a mirror, and you are substituting this by a single optical system, that substitution is for a mirror. Lenses है तो lenses को तो lenses से substitute करोगे, और अगर दो mirror होते तो फिर वो mirror से substitute करोगे। Lens और mirror का combo है, so the substitution is always for a mirror, and so you will substitute this as -1 upon focal length of an equivalent mirror। क्या है ये, equivalent mirror as equal to 2 into mu upon r। इसका मतलब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, so this is by a concave mirror। ये क्वेश्चन सिर्फ ये भी पूछ सकता है आपसे, मतलब आपको लगेगा कि एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से चला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में लिखा होगा कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर। सो द इक्विवेलेंस ऑफ दिस सिस्टम इज टर्निंग आउट टू बी अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस बाय अ कॉनकेव मिरर व्हिच इज द इफेक्टिव मिरर फॉर दिस। और उसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, वो तो निकलेगी, दैट्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्टिव मिरर। माइनस तो उसका नेचर बता रहा है, अगर उसकी सिर्फ फोकल लेंथ लिखनी है सो दैट्स इक्वल टू r अपॉन 2। नेचर तो हमने बता ही दिया कि माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, बेस्ट पार्ट तो अभी बचा हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होता, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पर ऑब्जेक्ट होता और हमें बोला जाता कि भाई देखो इसकी इमेज बनाओ, अरे तो पुराना वाला मेथड, पहले लेंस फिर मिरर फिर लेंस। नाउ द मेथड हैज चेंज्ड, आपने क्या करा है, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन निकाल दिया और आपने उसको एक मिरर से रिप्लेस कर लिया। वो भी कौन सा मिरर है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर। अब आप सेम ऑब्जेक्ट को वहीं पे रख लो और ये आपका U हो जाएगा, और आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, द मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला मत लगा देना गलती से, अब क्योंकि आपने इसको मिरर से सब्स्टिट्यूट करा, तो आप सीधा मिरर फॉर्मूला लगाओ, और जो मिरर फॉर्मूला है वो कैसे है, 1/v प्लस 1/u एज इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, तो ये आपका वो फोकल लेंथ हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर इफेक्टिव मिरर, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन करके लगाया था। अगर आपको ये सारे स्टेप नहीं करने हैं, मतलब इन द सेंस कि आपसे नेचर ऑफ द मिरर वगैरह पूछा ही नहीं है, तो सीधा आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन को लिख लो 1/v प्लस 1/u, जो कि u आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, एज इक्वल टू 2 mu by r। सीधा मतलब आपने सीधा क्या करा है, आपने सीधा इसको पावर से इक्वेट कर दिया, खत्म। जो भी आपने इफेक्टिव पावर यहां से निकाली थी, क्योंकि उसी इफेक्टिव पावर को तो 1/f लिखा था, और फिर वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगा रहे, तो उससे बढ़िया सीधा पावर डाल दो, कहां लिखा था, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द v फ्रॉम देयर इन अ सिंगल एफर्ट।
और ये कैलकुलेट करना में आपको टाइम नहीं लगने वाला. So this is a very, very effective method for solving the questions for the combination of the lens and the mirror when they are kept in contact. मतलब exclusive article headed as silvered lens. But do you remember we are substituting the effective combination by an equivalent mirror. वो आप कौन सा मिरर लगाओगे वो आप चेक कर लेना. अगर क्वेश्चन पूछता है तो नहीं पूछता है तो जो भी पावर आ रही है सीधे सब्स्टिट्यूट मारो. अगर पूछता है तो ठीक है, पावर पॉजिटिव है तो कॉनकेव मिरर, और अगर पावर नेगेटिव है तो फिर हम कॉन्वेक्स मिरर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. दैट्स ऑल. सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था. इसके एक आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में और प्रैक्टिस कर लेंगे. आज का सेशन यहीं पे ब्रेक ऑन करते हैं, रोकते हैं यहाँ पे. सो मोर एवर मतलब ये आर्टिकल अब फिनिशिंग के दौर पर है और हेडेड है टुवर्ड्स द आर्टिकल जो कि हम डिस्कस ऑन करना शुरू कर चुके हैं. दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ, कट लेंसेज के थोड़े से सवाल मैंने बीच में करने हैं. एंड फाइनली द जर्नी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो सेशन कंप्लीट करते हैं आज के. लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे. सब लास्ट स्लाइड दिखाना. बिल्कुल.